किसान भाइयों नमस्कार। ये मेरे साथ आज किसान हैं, मुरैना से आए हैं और कोई ना कोई डेली यहाँ पर आता है हमारे पास जीवामृत लेने। जब किसान जीवामृत लेने आते हैं तो चूँकि वीडियो में देखते हैं कि जीवामृत की बहुत बड़ी कहानी है। मित्र, मैं अक्सर कहता हूँ कि खेती में खुशहाली अगर चाहिए तो 4 बातों का मैनेजमेंट आना चाहिए: ज़मीन, जल, जंगल और जानवर। हम जन हैं, हम मैनेजमेंट हमको देखना है। किसका मैनेजमेंट देखना है? ज़मीन का। ज़मीन के मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो क्या क्या देखना है कि ज़मीन की उर्वरता, ज़मीन में जीवांश कार्बन कितना है, उसके अनुसार हमको फसल लेनी है। अगर जीवांश कार्बन कम है यानी कि ज़मीन फर्टाइल कम है तो हमें फिर गेहूँ, धान, गन्ना नहीं बोना। चूँकि कम फर्टाइल ज़मीन में जब भी कोई किसान गेहूँ, धान, गन्ना, कपास जैसी खेती करेगा और उसकी क्रॉप ग्रोथ नहीं करेगी तो उसको फिर मजबूरी में रासायनिक उर्वरक डालने पड़ेंगे। जल, पानी का मैनेजमेंट ये है कि पानी की जब मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो पानी का स्रोत बारिश है। बारिश का पानी जितना अधिक से अधिक मैं खेत में रोक सकता हूँ, मुझे रोकना चाहिए मेड़ बना करके। अगर हमने मेड़ बना के पानी नहीं रोका तो फिर आप चना, मटर, मसूर, राई भी बोएंगे तो पलेवा करनी पड़ेगी और एक पानी लगाना पड़ेगा। लेकिन बरसात का अगर पानी हम खेत में रोक लेंगे तो हम पलेवा से और पानी से बच जाएंगे, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर बढ़ेगा। ज़मीन, जल और जंगल। जंगल का मतलब ये खेत की मेड़ों पर, खेत के आसपास पेड़ होने चाहिए नाना प्रकार के। अपने फलों के पेड़ होने चाहिए, अपनी लकड़ी के लिए पेड़ होने चाहिए और पक्षियों के लिए पेड़ होने चाहिए। जैसे पक्षियों का मुख्य भोजन इंसेक्ट है और जब इंसेक्ट नहीं होता तो बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, गूलर का, जामुन का, नीम का फल खाते हैं। तो यानी कि पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, नीम, महुआ, इस प्रकार के पेड़ हमारे खेत में होने ही चाहिए। चौथी चीज़ है जानवर। खेत में खरपतवार तो होंगे, चूँकि खेती जब इंसान करता है तो अपने लिए फसल बोता है, लेकिन ये है माँ को हर जीव को पालना है। माँ की ड्यूटी है कि हर जीव पले, तो वो हर जीव के लिए कुछ ना कुछ वनस्पतियाँ उगाती है जिनको मैं खरपतवार बोलता हूँ। पशु अगर होंगे तो आप खरपतवारों को उखाड़ के लाएंगे, पशुओं को खिलाएंगे और गोबर खेत में वापस चला जाएगा। अब पशु नहीं है तो खरपतवार एक समस्या है। पशु हैं तो खरपतवार एक वरदान है, यानी पशुओं का चारा है। तो अब पशु नहीं पालेंगे तो निश्चित है कि बीडीसाइड डाल करके हम खरपतवारों को मारेंगे। पेड़ नहीं है, चिड़िया नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फिर फसलों में भी कीट लगेंगे और मुझे इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। ज़मीन फर्टाइल नहीं है, मैं गेहूँ बोऊंगा तो मुझे यूरिया, डीएपी डालना पड़ेगा। और पानी, सॉइल में मॉइस्चर को होल्ड करने की सामर्थ्य नहीं है तो मुझे फिर 180 फुट से पानी निकालना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के वैभव को ठीक करना। प्राकृतिक खेती लालच का विषय नहीं है कि इससे बहुत आमदनी होगी, लेकिन हाँ, प्राकृतिक खेती का विचार जैसे मेरे मन में आता है और ये आता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी धरती को नहीं लूटूंगा, मैं धरती के नीचे के पानी को नहीं लूटूंगा, मैं बारिश का पानी बचाऊंगा, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाऊंगा और पशुपालन को खेती के साथ सम्मिलित करूंगा। ये भाव लेके जब हम चलते हैं तो इसी का नाम धर्म है। धर्म एक वह कर्तव्य है जो मनुष्य को करना चाहिए।
जैसे धरती संपन्न होगी, जंगल संपन्न होगा, धरती के नीचे पानी होगा, जानवर होंगे, संपन्नता तो आपके पीछे पीछे आएगी। अभी क्या है कि हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, दौलत चाहिए, कागज का नोट ज़्यादा चाहिए, लेकिन खेत की मेड़ नहीं बनाना चाहते, खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं लगाना चाहते और पशुपालन नहीं करना चाहते। तो आप ध्यान रखिए मित्र, फिर प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती के नए नए शगुफे चुटकुले लिए घूम रहे हैं और किसानों को प्रारंभ से ही ये दलील दी जाती है कि भाई आप नेचुरल फार्मिंग करोगे तो आपका उपज महंगे मूल्य पर बिकेगी। मैं बता दूं मित्र, जब भी कोई कहता है प्राकृतिक उपज का भाव आपको अधिक मिलेगा, तो आपके सामने झूठ बोल के चला गया। एग्जैक्टली किसान को प्राकृतिक उपज का मूल्य कभी अच्छा नहीं मिलेगा। फिर वो कहेंगे नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, आप नेचुरल फार्मिंग का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो अवश्य मिलेगा। चलिए, अगर वो नेचुरल फार्मिंग का रजिस्ट्रेशन भी करा लेगा तो कहाँ कहाँ लिए घूमेगा, ओपन माल, खुला हुआ गेहूँ, खुली हुई सब्जी, कुल मिला करके उसको वहाँ ना जाए वो कि हमको मिलेगा। प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि अभी हमको गेहूं के पैदा करने में 1 एकड़ में 25,000 रुपये लग जाते हैं। इतना बार जुताई करना पड़ता है, 5 बार, तो वो जुताई हम 2 ही बार करें, गेहूं बोलें। इसके लिए ज़मीन पलवराइज होनी चाहिए। ज़मीन जितनी सॉफ्ट होगी उतनी कम जुताइयों में काम चल जाएगा। ज़मीन में ह्यूमस बढ़ा लेंगे, यानी कार्बनिक पदार्थ जो फसलों के अवशेष है वो लौटा देंगे, जीवाणु, जीवामृत वाले जीवाणु डाल देंगे, तो ज़मीन में कार्बन बढ़ेगा, तो फर्टिलाइज़र नहीं लगेगा, तो कुछ बचत हो जाएगी। पशु होंगे तो खरपतवार जो होंगे पशुओं को उखाड़ के खिला देंगे, वीडीसाइड नहीं डालना पड़ेगा, तो आमदनी बढ़ेगी। कोई कीड़ा और बीमारी, जब मेरा बायोडाइवर्सिटी अच्छी है तो कीड़ा नहीं लगता, बीमारी नहीं लगती, तो ये रसायन बच जाते हैं, तो आमदनी बढ़ेगी। यानी कि जो 25,000 रुपये एकड़ में लागत लगती थी गेहूं उगाने में, जुताई, सिंचाई, फर्टिलाइज़र, वीडीसाइड, इनमें से अगर मैं 15,000 रुपये भी बचा लूँ, 10,000 रुपये भी बचा लूँ, तो ये मानिए कि 10,000 रुपये बचाने का मतलब है 4.5 कुंटल आपका गेहूं ज़्यादा पैदा हो गया। गेहूं उतना ही पैदा हुआ है, लेकिन 12,000, 15,000, 10,000 जब बचते हैं तो ये आपकी आमदनी का हिस्सा बनता है। एक और चीज़, मैं अक्सर खेती को धर्म से जोड़ता हूँ और साफ शब्दों में कहता हूँ, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती विज्ञान का और अर्थशास्त्र का विषय बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि अर्थ के लिए तो दुनिया काम करती है, तो मैं कहता हूँ धर्म के लिए आप काम करिए, अर्थ आपके पीछे पीछे। जब आपकी ज़मीन अच्छी होगी तो कहाँ ले जाएगी, देगी। कई बार भ्रांतियाँ ये हैं कि लोग कहते हैं कि अगर प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी तो उत्पादन गिरता है। ना समझी के साथ करेंगे, केवल जीवामृत डालने लगे, उत्पादन गिरेगा। मैं कई बार बोलता हूँ, धरती माता में कार्बन बढ़ाना है। जीवाणु और कार्बन जब बढ़ते हैं तो जीवांश पैदा होता है। अब जीवाणु डाल रहे हैं कार्बनिक पदार्थ, यानी कूड़ा करकट, मल मूत्र पशुओं का नहीं डाल रहे, तो जीवाणु करेंगे क्या? तो जीवाणु अगर हैं तो जीवाणुओं का भोजन भी वहाँ होना चाहिए, तभी जीवांश बनेगा। तो जीवाणु डालें और इसमें गोबर की खाद डालें और फसलों के अवशेष यहीं रिटर्न कर दें, उनको आग न लगाएं, बेचें ना, फेंकें ना। अगर ये धरती मजबूत हुई तो जैसे आज मान लो कोई किसान 15 कुंटल 1 एकड़ में गेहूं पैदा करता है, जोर लगा करके 5 जुताइयां करेगा, 6 पानी लगाएगा, 1 बोरी यूरिया डालेगा, 1 बोरी DAP डालेगा, फिर 1 बाल्टी जाइम भी डालेगा, फिर जिंक का भी स्प्रे करेगा, फिर खरपतवार नाशी रसायन भी डालेगा। ये सब करने के बाद 15 कुंटल पैदा होगा। जमीन अगर मजबूत हो गई, जमीन में अगर जीवांश कार्बन 1% से अधिक हो गया, तो ना यूरिया चाहिए, ना DAP चाहिए, ना
5 बार जुताई चाहिए, ना 5 पानी चाहिए, 2 बार जुताई चाहिए, 2 पानी चाहिए, यूरिया डीपी बिल्कुल नहीं चाहिए, और यही 1 एकड़ ज़मीन 20 कुंटल गेहूँ पैदा करके देगी। तो लागत भी घटेगी, पैदावार भी बढ़ेगी। तो जो भ्रांतियाँ ये हैं कि प्राकृतिक खेती जैसी करते हैं तो पैदावार घटती है, मित्र पक्का बता दूं, पैदावार नहीं घटती। पैदावार तब घटती है कि जब किसी ने जीवामृत केवल बता दिया और जीवामृत तो डाल दिया, खेत की मेड़ नहीं बनाई, वर्षा का पानी बह जाने दिया, खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है, यानी ज़मीन में ह्यूमस नहीं बढ़ा रहे हैं, बस नौटंकी कर रहे हैं, तो निश्चित है पैदावार गिरेगी। 2 चैलेंज हैं, किसान की आमदनी ना घटने पाए और देश में खाद्यान्न की कमी भी ना होने पाए, और धरती माता हेल्दी हो जाए, हमारी बायोडाइवर्सिटी स्वस्थ हो जाए, प्रकृति का संपूर्ण वैभव सज जाए, वो काम करना है। तो आप को जो प्रॉब्लम है, आप पशु पालते हो, खेती में पैदावार कम है, ज़मीन हार्ड हो गई है। आज पहले एक ज़माने में बैल, एक खुरपिया या तिपा वो होता था, नसिया हल, 2 बैल का हार्स पावर होता है, एक हार्स पावर का 2 बैल 7 इंच मिट्टी को खोद देता था। आज 54 हार्स पावर का ट्रैक्टर, 9 टाइम्स का कल्टीवेटर 2, 2.5, 3 इंच से ज़्यादा नहीं खोद पाता, क्योंकि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बर्बाद हो गई। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रैक्टर ने बर्बाद की और फर्टिलाइज़र ने बर्बाद की, और सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पेस्टिसाइड ने बर्बाद की। यानी कि मैं कई बार बोलता हूँ, सॉइल में एक संरचना बनी होती है। संरचना का मतलब सॉइल, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जीवों के रहने के घर होते हैं। मिट्टी के अंदर आकाश होता है, मिट्टी के अंदर हवा होती है, मिट्टी के अंदर पानी होता है, मिट्टी के अंदर जीव होते हैं। लेकिन जब हम 4 टन का ट्रैक्टर ज़मीन में दौड़ाते हैं तो मिट्टी दबती है और सब जीवों के घर को तोड़ देती है। फिर रही सही कसर हम पेस्टिसाइड डाल करके पूरा कर देते हैं। तो किसानों को मेरा अनुरोध ही कर सकता हूँ, और अनुरोध ये है मित्र कि हम 60 साल के हो गए, अब हमारा जीवन में जी लिया, अब तो बस 10-15 साल 5 साल कितना हमको यहाँ रहना हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी माँ के गर्भ में हैं। अगर आधुनिक युग के लोग आधुनिक खेती में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों के साथ लूट, ऐसे ही हम लोग करते रहे, कल्पना करना कि जब आपके बच्चे 18 साल 20 साल के होंगे, वो खेती कहाँ करेंगे। हमने अपनी इतनी 60 साल की उम्र में देखा कि कुएं में पानी 40 फुट पर था, अब गांव में 180 फुट से बोरिंग से पानी आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खेत में मल विसर्जन करके आते थे, 24 घंटे के अंदर मिट्टी बन जाता था, अब सूख जाता है, मिट्टी नहीं बनता। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आज के 70 और 80 के दशक में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ जैसी फसलें संचित नमी में बो दी जाती थीं और बिना पानी के काट ली जाती थीं। आज बिना पलेवा के आप फसल नहीं बो सकते। मित्र, अब ऐसे समझो कि बिना पलेवा के आप नहीं कर सकते, इसका मतलब हुआ मिट्टी में पानी को रोकने की सामर्थ्य कमज़ोर पड़ गई। बिना यूरिया डीएपी के गेहूं नहीं बढ़ सकता, माने कि मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो गया कि फसल को नहीं पाल पाती। तो मैं बार बार बोलता हूं, धरती माता के वैभव को ठीक करना ये आध्यात्मिक माँ है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहें न रहें। देने वाली ये धरती ही है, अनादिकाल से इसी धरती माता ने सबको पाला है।
लेकिन पिछले 50 सालों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना करके लालच वाली खेती करके मैंने धरती माता की उर्वरता का दोहन किया, धरती माता के नीचे का पानी लूटा और धरती की बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया। तो सभी से अनुरोध है कि जरा इसको देखें। आगे बात करते हैं जीवामृत की।